जिस दिन से मेरी शादी हुई उसी दिन से मेरी देवर की मुझ पर गंदी नज़र थी और मैं उसके मंसूबे कभी पूरे भी नहीं होने देती। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी मजबूर हो जाऊंगी कि मुझे खुद उससे मदद मांगनी पड़ेगी। उस दिन मैं जीते जी खत्म हो गई थी जब मुझे खुद उसके पास जाना पड़ा। पहले दिन मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, पर मेरे अपनों के तानों और परायेपन से ये तकलीफ़ बहुत कम लगी। इसलिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया और सच कहूँ, जो चीज़ मुझे पति से मिलनी चाहिए थी वो उसी बुरे देवर से मिली, जो अब धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लगा। उसमें हज़ार बुराइयाँ थीं, पर अब मुझे उसमें कोई कमी नज़र ना आती। मन बस मिलने को बेचैन रहता। आखिर ये सब कैसे और क्यों हुआ, जानने के लिए आपको पूरी कहानी जाननी पड़ेगी। मेरा नाम दीपिका है। मैं बहुत ही साधारण परिवार से थी और मुझे प्यार महलों के राजा से हो गया। अक्सर देखा गया है कि एक गरीब लड़का होता है और उसे महलों की रानी से प्यार हो जाता है, लेकिन मेरी कहानी बिल्कुल उल्टी थी। राज मल्होत्रा बहुत बड़े परिवार का लड़का था। मेरी जैसी साधारण लड़की के लिए वो किसी राजकुमार से कम नहीं था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि राज से मेरी शादी होगी। जब उनका परिवार हमारे शहर में रहने आया तो बहुत बड़ी पार्टी दी गई। उनका कोयला खदान का बड़ा बिजनेस था। वो लोग शहर के सबसे रिच परिवारों में नंबर 1 पर थे। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं पहली बार उनकी कोठी पर गई थी तब उनकी माताजी से मुलाकात हुई थी। मैं अपनी कंपनी की तरफ से साइट विजिट के लिए वहाँ गई थी। हमारी कंपनी बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करती थी। वहाँ बैठने से लेकर खाने पीने तक हमारी कंपनी ही मैनेज करती थी। और मिसेज मल्होत्रा ने अपने बेटे के आने की खुशी में हमारी कंपनी को हायर किया था। उनका बड़ा बेटा राज मल्होत्रा सिंगापुर से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौट रहा था। बस इसी सिलसिले में मैं पहली बार मल्होत्रा महल गई थी। उन्होंने मेरा बहुत दिल से स्वागत किया। जो भी मैंने बताया उसे बड़े ही ध्यान से सुना और जो भी चेंजेस कराने थे बड़े ही सलीके और प्यार से बताए। सारे कोटेशन लेकर मैंने कंपनी में सबमिट कर दी और वो चेक भी जिसमें फाइनिंग अमाउंट दिया हुआ था। मुझे लगा मेरा काम खत्म हो गया है, लेकिन मेरी कंपनी ने असाइनमेंट कंप्लीट करने की जिम्मेदारी मुझे ही थमा दी थी। मैं बहुत खुश हो गई। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। मैं इसे अच्छे से पूरा करना चाहती थी जिससे मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सुधार हो जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदलने वाली थी। इवेंट से एक दिन पहले ही मैं अपनी पूरी टीम के साथ मल्होत्रा महल पहुंच गई थी। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं मिसेज मल्होत्रा के पास खड़ी कुछ बातें कर रही थी तो किसी ने कहा कि मिसेज मल्होत्रा, आपकी बहू बहुत खूबसूरत है। तब उन्होंने बड़े ही प्यार से कहा था, अरे नहीं, ये बहू नहीं बेटी है, हमारे यहाँ फंक्शन का काम देखने आई है। ओहो, मुझे नहीं पता था, बड़ी सुंदर है ये तो। मुझे लगा, सॉरी बेटा, मुझे पता नहीं था। वो औरत मुझसे कहकर फिर से बोली, चलिए छोड़िए मिसेज मल्होत्रा, कहाँ है आपकी बहू, मिलवाइए ना। तब मिसेज मल्होत्रा ने महक कहकर पुकारा। तब खूबसूरत सी लड़की धीरे धीरे चलकर उनकी तरफ आई। वो देखने में अमीर घर से लग रही थी, हो भी क्यों नहीं, आखिर 1000 करोड़ के बारिश से उसकी शादी होने वाली थी। फिर मैं अपने कामों में लग गई। शाम को जब राज मल्होत्रा तैयार होकर आया, मैं तो उसे देखती ही रह गई। वो सच में सपनों के राजकुमार जैसा था। पर मैंने खुद को समझाया कि चल बेटा दीपिका, यहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली। वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो हमें सैलरी दे सकते हैं, घर की बहू नहीं बना सकते। और मैंने अपने सारे काम बहुत अच्छे से किए। पार्टी खत्म होते होते सुबह के 5 बज गए थे। मैं जल्दी काम निपटा कर जाने की तैयारी में थी। अब बस उन लोगों का काम था जो सारा सामान समेट कर ले जाने वाले थे। मेरा पहला इवेंट था। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि इतना लेट हो जाएगा। ना मेरे फ़ोन में बैटरी, ना चार्जर, ना मैंने किसी को ले जाने को बोला था, ना अब बोल सकती थी। मैं हैरान परेशान सी बाहर खड़ी थी। तभी मिस्टर मल्होत्रा आए और मुझे सब कुछ अच्छे तरीके से करने के लिए धन्यवाद कहने लगे। मैं बार बार घड़ी देख रही थी। वो बोले, कोई कैब आने वाली है क्या? तो मैंने उन्हें सच बताया।
वो बोले, तुम चिंता मत करो, राज उधर ही जा रहा है महक को छोड़ने। तुम्हारा घर थोड़े ही आगे है, वो तुम्हें छोड़ देगा। मैं तो दंग रह गई। इतना बड़ा आदमी मेरे लिए इतना सब कर रहा था। मुझे लगा सारे अमीर लोग एक जैसे नहीं होते। उन्होंने राज को फ़ोन किया और वहीं बुला लिया। राज ने मुझे बड़े ही खुले दिल से इनवाइट किया। मैं चुपचाप गाड़ी में पीछे बैठ गई। राज ने महक को ड्रॉप किया। फिर उसने मुझसे कहा, आगे आ जाइए वरना मुझे ड्राइवर जैसे लगेगा। मैं आगे की सीट पर आ गई। धीरे धीरे बात होने लगी। वो मुझसे मेरे काम पढ़ाई के बारे में। उसने मुझे अचानक ही अपने नए ऑफिस को ऑर्गेनाइज करने का ऑफ़र दिया। तो मैंने उसको बोला, ये तो कंपनी ही डिसाइड करती है, मैं ऐसे ही कुछ अपने आप से नहीं कर सकती। राज ने कहा, ठीक है, मैं खुद अरेंज कर लूँगा, तुम बताओ करोगी ना। मैंने पहली बार राज की आंखों में देखा और ज़्यादा नहीं देख पाई, बस हाँ में सर हिला दिया। फिर बात आई गई हो गई। मैं तो भूल ही गई। लेकिन ठीक एक हफ्ते बाद मैं राज मल्होत्रा के ऑफिस में बैठी थी और वो मुझे कुछ समझा रहा था। बस यहीं से मेरी एक डोर बन गई थी। और एक दिन ऐसा आया कि वही राज मल्होत्रा ने मेरे लिए अपनी सगाई तोड़ दी और लड़कर मेरा हाथ पकड़ा और घर से निकल गया। हम सीधे उसके फार्म हाउस आए। मेरे घर से कोई विरोध नहीं था। मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा, तुम सीधे घर आ जाओ। तो मैंने कहा, ठीक है, मैं आती हूँ। मैं जाने लगी तो राज ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बोला, दीपिका, क्या हमें एक होने के लिए शादी करनी ज़रूरी है? मुझे तो कुछ कहते नहीं बना, पर वो समझ गया। उसने एक बार फिर मेरा हाथ पकड़ा और मंदिर ले गया और शादी कर ली। कुछ पिक्चर्स क्लिक की और अपने घर भेज दी। मैं सब कुछ नहीं बताना चाहती वरना कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। हुआ तो बहुत कुछ, लेकिन अंत में राज ने मुझसे शादी कर ली। कुछ पिक्चर्स मैंने अपने घर भी भेज दी और कहा, मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं राज के साथ ही रहूँगी। लेकिन उसके बाद राज ने जो खुलासा उसके बाद किया, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। जब हम फार्म हाउस पहुँचे तो मेरे बहुत अरमान थे। राज ने मुझे प्यार से बेड पर बिठाया, मेरे माथे पर किस किया और बोला, दीपिका, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, पर हमारी ज़िंदगी शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि मैं मल्होत्रा फैमिली का इकलौता बेटा नहीं हूँ। मेरे पापा ने 2 शादियाँ की थी। उनसे एक बेटा है जो हमारे साथ ही रहता है और मेरी शादी भी मैंने महक के साथ उसकी ही वजह से ख़त्म की, क्योंकि उसने उसे अपनी बातों में उलझा लिया था। पर मैं उस वक्त राज के प्यार में इतना पागल थी, मैंने कुछ सुनना ना जरूरी समझा। बस आगे बढ़कर राज के गले लग गई और उसने भी मुझे पूरे दिल से पत्नी का हक दिया और हमने वहीं उसी जगह वो सब किया जो शादीशुदा लोग करते हैं। और राज थक कर सो गए, पर मैं सो नहीं पाई क्योंकि मुझे संतुष्टि ही नहीं मिली। कहने का मतलब मुझे पति सुख मिला ही नहीं। लेकिन उस वक्त मैंने नहीं सोचा था और अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो गई। और एक दिन ऐसा भी आया कि मेरे ससुराल वाले मुझे घर ले गए। हमारी शादी को 1 साल हो गया था। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी मैं माँ नहीं बन पा रही थी। राज अब पहले जैसे मुझ पर ध्यान नहीं देते। एक पत्नी के तौर पर तो वो कभी मुझे खुश नहीं कर पाए, पर मैं उनका प्यार पाकर खुश थी। पर अब वो प्यार भी कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मेरी फ्रस्ट्रेशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। दूसरा, मैं महसूस कर रही थी कि मेरा सौतेला देवर मुझे कुछ अजीब नज़रों से मुझे देखता, कुछ इशारे भी करता, पर मुझे कुछ समझ नहीं आता। एक दिन हवेली में कोई नहीं था। मैं उसके कमरे के बाहर से निकल रही थी कि अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ा और कमरे में खींच लिया और मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। मैंने उसे कहा कि मैं अपने पति को बहुत प्यार करती हूँ। तो उसने मुझे मेरे पति के बारे में वो सारी बातें बताईं जो सिर्फ मुझे पता थी और बोला, वो तुम्हें कभी भी खुश नहीं रख पाएगा। पर मैं किसी तरह उसके कमरे से भाग गई।
मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, पर उससे दूरी बना ली। मेरी अपनी ज़िंदगी बहुत उलझी हुई थी। मैं और परेशानी नहीं उठाना चाहती थी। दूसरी तरफ मुझे बच्चे के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हद तो तब हो गई जब मिसेज मल्होत्रा ने मुझे 8 महीने का अल्टीमेटम दे दिया और कहा कि जब तक तुम्हें बच्चा नहीं हुआ तो हम राज की दूसरी शादी कर देंगे। हम बहुत ही मिडिल क्लास लोग थे। अगर वो ऐसा कुछ करते भी तो हम उनका कुछ ना कर पाते। मैं हैरान थी। राज ने भी कुछ नहीं कहा। फिर मैं भी अपना रिश्ता बचाने राज के पास गई और बोली, चलो राज, एक बार डॉक्टर से मिल लेते हैं। पर राज ने सीधे और साफ शब्दों में कह दिया, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। मैं तो जैसे गम के सागर में डूब गई। तभी मेरी नज़र देवर पर पड़ी और उसकी कही हुई बात मुझे याद आने लगी। मुझे उम्मीद की एक किरण नज़र आई कि अगर मैं उसके पास जाऊं तो, पर इस चीज़ के लिए मुझे अपने आप को तैयार करने में महीनों लगे। पर एक दिन घर में कोई नहीं था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मैं उनके कमरे में पहुंच गई। वो तो ना जाने कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। उसकी तो मुँह मांगी मुराद पूरी हो गई थी। फिर उस ठंडे दिन में भी उस कमरे का तापमान बढ़ गया था। वो अपनी हरकतें पूरी करने में लगा हुआ था, जिसकी आवाज़ों से पूरा कमरा भरा हुआ था। शुरू में तो मैं ऐसे ही थी, पर बाद में ना जाने मुझे क्या हो गया, मैंने भी उसका भरपूर साथ दिया। जो उसे भी अटपटा लगा, पर उसका तो आनंद दोगुना हो गया, जिस कारण हम दोनों ही आनंदित थे। वो सब हो जाने के बाद जब कमरे से निकल रही थी तो वो बोला, भाभी, कभी भी ऐसी मदद की ज़रूरत हो तो फरमाना मत, मैं हूँ यहाँ, कभी भी आ सकती हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अब जो ये शुरू हुआ तो रुका नहीं। मैं बस राज के बाहर जाने का इंतज़ार करती, क्योंकि मैं खुद भी उसके पास ना चाहते हुए भी जाना चाहती थी। हम मिलते, वो सब करते और ऐसे अलग हो जाते जैसे हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। ऐसे ही 3 महीने गुजरे और खुशखबरी आई कि मैं गर्भवती हूँ। मेरी सास को ना चाहते हुए भी मुझे अपनाना पड़ा। राज वैसे ही रहे, ना ज़्यादा खुश ना दुखी, पर मैं आज भी डरती हूँ कहीं ये राज सामने ना आ जाए। अब तो इनके भाई की शादी भी हो गई है, लेकिन कभी कभार अभी भी हम मिल ही लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।